तो ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये कहानी झारखंड से आई है कुछ ही दिन पहले मेरे पास में। जब इस कहानी को मैंने पढ़ा ना, तो बड़ा ही रोमांचक कहानी लगा। मुझे लगा कि ये जो भी है ना कहानी, आप लोग को बतानी चाहिए। तो ये जो कहानी है ना, एक ऐसे शख्स की है जिसका अपना एक होटल है, ढाबा है। और वो ढाबा बहुत पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जैसे किसी ने उस ढाबा पर श्राप दे दिया था। अब वो इसी वजह से कुछ ही दिनों के बाद ढाबा बंद होने के कगार पर आ चुका था। दोस्तों, ये जो कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है दिलीप। और दिलीप भी झारखंड के रहने वाले हैं। और ये जो कहानी जिनके साथ में घटी है ना, उनका नाम है मनोहर। दिलीप का माँ मेरे भाई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। कहानी में जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो तो जल्दी से पहुंचिए ना उस चैनल पर। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राज की कहानियाँ। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे, हमारे उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। उसमें भी कहानियां का शुरुआत हो चुकी है। 3 कहानियां ढल चुकी है और वो ऐसी कहानी है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए अब इस कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दिलीप है। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेरे भाई का है। हाँ, उम्र का फासला कोई ज्यादा विशेष बड़ा नहीं था। मेरे से वो 6 महीना 7 महीना लगभग बड़े थे और मैं इतना ही छोटा था। हाँ, हम दोनों में दोस्ती भी थी। जब हम 23-24 साल की उम्र में आ चुके थे ना, तो मैं मामा के घर जाता था। हाँ, फिर मनोहर भैया से तो मेरी अच्छी खासी पड़ती थी। हम लोग एक साथ बैठते थे, बातें किया करते थे दिन दुनिया के बारे में। अब इसी टॉपिक पे बात करते थे। उन टाइम में मनोहर के पिता यानी मेरे मामा जी का एक ढाबा हुआ करता था। और वो ढाबा जो था ना, बहुत ही दयनीय कंडीशन में पहुंच चुका था। लेकिन वो पहले वो ढाबा था ना, बहुत शानदार चलता था। ऐसा हुआ कि हमारे जो मामा जी हैं ना, वो साधुओं का, फकीरों का बड़ा आदर करते हैं। जो भी उनके ढाबे पे आ जाए ना, तो उसका भोजन वो कराते थे। ऐसे ही ढाबा तो उस टाइम उनका बहुत बढ़िया चल रहा था। एक फकीर जैसा कोई व्यक्ति अब रात के टाइम में आया। उस टाइम में अब वो ढाबा एक तरह से जो सब्जी वगैरह थी, अब खत्म हो चुकी थी। कुछ ही चीज बचा हुआ था। और उस फकीर का उन्होंने स्वागत भी किया कि बाबा बैठिए, हम आपके लिए जो भी है भोजन लेके आ रहा हूं। बस गलती यही हो गई कि उन्होंने सही ढंग से यानी गर्म करके उस भोजन को नहीं दिया था। ये लापरवाही कर दी है। इसी बात से वो फकीर जो था ना, भड़क गया था। और उसने ऐसा कुछ बोला कि जाओ, तुम्हारा आज से ये ठंडा पड़ जाएगा। जैसे तूने मेरे को ठंडा खाना खिला रहा है ना, तेरा ढाबा ही ठंडा पड़ जाएगा। भोजन तो थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन बाकी छोड़ के चला गया था। अब जो मामा जी थे ना, उस फकीर की बात सुनकर के ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं किया कि चलो ऐसा तो लोग बोलते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसका असर 1 हफ्ते के बाद दिखाई देना शुरू हो गया। जो भी कस्टमर बंधे हुए थे, एक तरह से आते रहते थे। जब मामा जी खाना बनाते ना, तो कोई ना कोई नुक्स निकालने लगे। भाई, तूने नमक ज़्यादा डाल दिया है, मिर्च ज़्यादा कर दिया। मतलब उनके खाने में अब शिकायत आने लगी थी। हाँ, धीरे धीरे करके जो परमानेंट कस्टमर थे, ट्रक वाले थे, बस वाले जो रुका करते थे उनके ढाबे पर, अब वो ढाबा छोड़ने लगे। अब महीने दिन के अंदर में ऐसा उनकी हालात हो चुका था कि अब ढाबा बंद के कगारी पर आ चुका था। लेकिन वो ढाबा बंद नहीं किया।
ढाबा खुला रखा। ये जब घटना हुई थी ना, और उसके बाद मैं मामा के पास पहुंचा था। मामा पैसा उस ढाबा से अच्छा भला कमाते थे, और जब भी मैं मामा के पास जाता था ना, उस ढाबे पर मेरा स्वागत करते थे। अब मुझे बहुत सारा पैसा देते थे कि भांजे पैसा रख, अब जैसा मनोहर है वैसा तू है। अब मनोहर में और हमारे में उम्र का कोई ज़्यादा फासला नहीं था, तो हम एक दूसरे को नाम लेकर के पुकारते थे और दोस्ती भी अच्छी थी। लेकिन जब हम उस टाइम पहुंचे ना, तो उनका ढाबा बंद के कगारी पर था। सब कुछ जैसे खत्म हो गया, ढाबे का रौनक बिल्कुल चला गया था। वहां पर कई लोग काम करते थे, सब नौकरी छोड़ करके अब चले गए। जब ढाबा ही नहीं चल रहा है तो तनख्वाह कहाँ से निकलेगी। और मैं जब गया ना, तो मामा मेरी तरफ देखे वैसे ही उत्साह में जैसे पहले हमसे किया करते थे। आओ भांजे, बड़े दिनों के बाद में आए। मैंने बोला मामा अभी 3 महीना हुआ है, आओ बैठो, क्या खाओगे। लेकिन मैं देख रहा था अब वो ढाबा में चाल पहन नहीं थी। मैं पूछने लगा मामा जी बाकी वो नौकर चाकर कहाँ गए जो काम करते थे। और तब मामा जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा बस समझ लो ऐसे ही चले गए, आ जाएंगे। जब मेरा काम चलने लगेगा ना दोबारा से, तो सब वापस आ जाएंगे। अभी मेरा काम मंदा पड़ चुका है। मैं जब पूछने लगा कि मामा जी ऐसा क्या हुआ, तब वो मुझे टालने लगे। लेकिन सेवा सत्कार मेरा जैसे पहले करते थे वैसा ही किया था। भोजन कराया और इसके बाद मुझे पैसे भी देते थे। और इसके बाद हम दोनों भाई, जो उनका बेटा था यानी मनोहर, हम दोनों अपना मौज मस्ती करते थे। और मामा का गांव वहाँ से करीब करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। उन्हीं के ढाबा के बगल से एक कच्ची सड़क और मामा के गांव में जाती थी। अब मामा तो रात दिन उसी होटल में ही रहते थे, उसी ढाबा में ही रहते थे। कभी कभी दिन के टाइम में जब मनोहर वहाँ पर आकर बैठता था, उस ढाबे को संभालता था, और तब मामा जी घर जाते थे। कभी 10 दिन में, कभी हफ्ता में, कभी 3 दिन में, जैसा उनको फुर्सत मिलता था वैसा करते थे। लेकिन जब वो उस टाइम गया ना, तो मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। ढाबा बिल्कुल तबाह हो चुका था, बंद के कगारी पर था। और इसके बाद अब मामा जी के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ढाबा पर जरूर बैठे रहते थे, लेकिन उनके ढाबे पर ग्राहक आता ही नहीं था। जो ट्रक वहाँ आकर खड़ी होती थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कितनी वहाँ पर भीड़ रहा करती थी। और अचानक क्या से क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मामा जी मुझे खोल करके बताते नहीं थे, टाल जाते थे। लेकिन मैं अपने भाई से जरूर पूछा, मनोहर से, कि मनोहर बता दे ये सब हुआ कैसे। और तब मनोहर वही बात बताने लगा जो उस रात को फकीर ने जैसे श्राप दे दिया था कि जाओ, जिस तरह से तुमने मेरे को ठंडा खाना खिलाया ना, तुम्हारा ढाबा भी ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद मनोहर कहने लगे कि 1 हफ्ता तक तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन 1 हफ्ता के बाद एकदम बैठने से लगा था। जो भी कस्टमर आते नाराज होकर चले जाते। पापा वही खाना बनाते थे, अपने हाथों में सारा कंट्रोल था उनका। लेकिन अचानक खाने में अब शिकायत आने लगी, कभी नमक तेज है, कभी मिर्ची तेज है, कभी कुछ मसाला ही नहीं है, दाल कच्ची रह गई है। ऐसा कंप्लेंट अब हर कस्टमर करने लगा था। लेकिन जो मनोहर के पापा थे ना, खाना तो बहुत शानदार बनाते थे। ऐसा वो गलती कभी कैसे कर सकते हैं। अपना ढाबा को आखिर वो खुद ही क्यों तबाह करेंगे। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। खैर मैं तो 1-2 दिन के लिए गया था, और फिर मैं अपने घर आ गया था। अब इसके बाद मेरा जो जाना हुआ ना, 4 महीने के बाद में, जब 4 महीने के जाना हुआ, तब मैं अब जैसे ही उस ढाबा पर पहुंचा मनोहर के साथ में, अब मनोहर ने बोला कि चल रोड पे चलते हैं ढाबा पर, वहाँ कुछ नाश्ता पानी करके हम लोग कहीं आप आसपास में घूमेंगे, बातें करेंगे। और जब मैं आया ना ढाबा पर, तो ढाबा का रौनक पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर 4 महीनों के अंदर में ये कैसे हो गया।
जो उस ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आता था। मैं खुद अपनी आंखों से देखा था। और ये कैसे चमत्कार हो गया। अब क्या मामा जी ने किया, मनोहर से पूछते रहा कि मनोहर ये कैसे हो गया। मनोहर जैसे बताना तो चाहता हो, लेकिन जैसे गोलमोल जवाब दे रहा था कि देख इसके बारे में मुझे पता नहीं। हाँ, ढाबा तो हमारा पहले से अच्छा चलता था। अब बीच में थोड़ा जरूर बैठ गया था, लेकिन दोबारा से स्टार्ट हो गया। मैं देख रहा था कि ढाबे पर अब नए लड़के आ चुके थे, काम कर रहे थे। और मामा जी अपना बैठे हुए थे अपने आसन पर जहाँ भोजन बनता था। अब बड़ा खुश थे मुझे देख करके। वही उत्साह पहले वाला। आप मुझे सही ढंग से नाश्ता पानी करने के बाद अब मेरी जेब में पैसे भर देते थे कि जाओ भांजे, अब मैं मौज कर, इस पैसे को खर्च करना, कम पड़े तो फिर आ जाना। ऐसे ही मेरे मामा जी थे, बड़ी दिलेर। अब मुझे तो बहुत ही प्यार करते थे। जैसे अपने मनोहर को प्यार करते थे ना, अब वैसे ही मुझे ही भी मानते थे। दोनों में कोई फर्क नहीं समझते थे। खैर, इस बात को लेकर के मैं ज़्यादा हैरान नहीं था कि चलो मामा जी अच्छे कारीगर हैं और हो सकता है कि अब ढाबा उनका सही चल रहा है, इसी वजह से अब कोई खाने में कंप्लेंट नहीं आ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद कुछ ही महीने के बाद मुझे खबर मिली कि मामा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। तब हमारा परिवार, हम सब दौड़े भागे मामा जी के गांव पहुंचे। तो वाकई में जो खबर थी ना, पक्की थी। मामा जी के साथ ना जाने क्या हो गया था कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था, और वो भी इमरजेंसी में, और उनका इलाज चल रहा था। मेरे सामने में मनोहर था। मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ मामा जी का, लेकिन उस टाइम में कोई जवाब नहीं दे पा रहा था कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। वो इतना ही बता रहा था कि तबीयत कुछ दिन से थोड़ा ठीक नहीं था। हमारा परिवार तो बोल रहा था कि जाओ इलाज करा लो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन वो जाते ही नहीं थे। अचानक रात को 9 बजे के आसपास बेहोश हो गए थे। और तब हम लोग हॉस्पिटल में लेके आए। अब डॉक्टर बोला है कि खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन सही होने में तो काफ़ी वक्त लगेगा। अब ऐसी कौन सी बीमारी है, अब मुझे तो उस टाइम में पता ही नहीं था। खैर, मामा जी की जान बच गई थी, इमरजेंसी में थे और डॉक्टर ने बोला कि खतरे से बाहर हो गए। मुझे इस चीज़ की बड़ा खुशी थी। और इसके बाद मैं मनोहर से अलग मिल गया कि बात क्या है दोस्त, मामा जी के साथ में अचानक हुआ क्या। लेकिन मैं बार बार मनोहर से पूछता रह गया, लेकिन मनोहर जवाब नहीं दे पाया। लेकिन हम एक आध दिन वहाँ जरूर रुके थे। जाते से हॉस्पिटल में पता करते थे कि मामा जी की तबीयत कैसी है। और जब सुधार होने लगा था, तब हमारा भी घर का कुछ काम था, हमें भी घर में अपना आना था, तो हम पूरा परिवार आ चुके थे। और करीब 1 हफ्ते के बाद मामा जी की मौत की खबर आ चुकी थी। हम लोग तो एकदम दहल से गए थे। मामा जी की मौत की खबर सुन करके बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। खैर, हम पूरा परिवार भाग के गए। अब क्या फायदा था, मामा जी तो अब चले गए थे। पूरा परिवार जैसे मामा जी का बिखर सा गया था। वही तो घर के मुखिया थे और सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में चलता था। अब घर का जो हेड ही चला गया तो उस घर का क्या हाल होगा। अब एक तरह से सब कुछ, अब जो जहाँ था, अब शोक में डूबा हुआ था। खैर, हम लोग 3 दिन के बाद लौट आए थे। इसके बाद अब जो 10वीं उसका क्रियाक्रम होता है उसमें भी शामिल हुए। इसके बाद जो मेरे भाई थे मनोहर, मामा जी के लड़के, अब उद्योग से उभरने लगे। अब उन्होंने, अब कमाने का कोई साधन तो था नहीं। खेती बाड़ी जरूर थी, लेकिन नगद पैसा तो ढाबा से ही आता था। अब मामा जी के गुजरने के बाद अब मनोहर का काम ढाबा का शुरुआत करना था। अब मनोहर अब इस काम में जुट गए थे। मनोहर अपना बखूबी काम जानते थे, जो पापा ने बताया था, और वो काम अपना कर रहे थे। ढाबा फिर स्टार्ट हो चुका था, लड़के काम कर रहे थे। और मैं जब गया ना,
अपने भाई से मिलने के लिए, तो भाई खुश भी था। अब दुख वही था कि जहाँ पर उनके पापा का बैठना था, अब उस जगह पर मनोहर बैठे हुए थे। अब तो मेरे मामा जी इस दुनिया से चले गए। यही सबसे बड़ा मुझे दुख था, और मनोहर को भी यही तकलीफ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अब खोद खोद करके मनोहर से पूछ रहा था कि हुआ क्या है दोस्त, कुछ तो बता दे, ऐसे कैसे सब कुछ बिगड़ चुका था। इतनी जल्दी मामा जी की तबीयत खराब होना और फिर उनका गुजर जाना मुझे बड़ा संदेह लग रहा था, क्योंकि ये लोग खुल करके बात करते नहीं थे। बीमारी क्या थी, क्या हुआ है, अचानक ऐसा थोड़ी हो जाता है। खैर, ना तो मनोहर बताया और ना और परिवार के सदस्य। हम लोग अब चले आए थे अपने घर पर। 3 महीने के बाद मुझे जाना हुआ मामा जी के पास, मामा जी के घर पर मनोहर से मिलने के लिए। अब मैं जब मामा जी के घर से होकर के, मनोहर घर पर तो था नहीं, अब ढाबा चला रहा था। अब मैं उस जगह पर पहुंचा। शाम हो रही थी। शाम क्या मतलब, रात का 8 बज रहे थे। मैं जब पहुंचा ना, तो मनोहर अपने काम में लगा हुआ था। अब वाकई में उस ढाबे पर भीड़ थी। लोग बाग खाना खा रहे थे, ट्रक भी रुका हुआ, कार भी रुकती थी, और भीड़ एक तरह से मुझे दिखाई दे रही थी। और जो मेरा काम मामा किया करते थे, अब मनोहर कर रहा था। काउंटर पर बैठा हुआ, और जो सब्जी बनाना, तड़का लगाना, सब कुछ ही मनोहर करके देता था। बाकी लड़के रखे हुए थे और सब वो ग्राहकों को सर्व करते थे। लेकिन मैं जो उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा पहले देखा करता था, उसका चेहरा मुरझाया सा लग रहा था। चेहरा भी कुछ पीलापन लिए हुए था, जैसे तबीयत उसकी खराब हो। जब मैं मनोहर के पास पहुंचा ना, तो फीकी मुस्कान मुझे उसकी दिखाई पड़ी। और तभी मेरे मन में खटका हो गया कि मनोहर का चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात हो गई है। मैं पूछना चाहा तो मनोहर टाल दिया। नहीं भाई, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक अब ये ढाबा जो संभाल रहा हूँ ना, वक्त नहीं मिल रहा है। आराम करने का जरा भी वक्त नहीं मिल रहा है। मैं कहा कि भाई, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे पास लक्ष्मी जी की कृपा हो रही है। देखो कितने ग्राहक आ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। और इसके बाद हम लोग बात को दूसरे टॉपिक पर ले गए थे। अब मनोहर इस विषय पर ज़्यादा बात करता नहीं था। अब विषय को मोड़ दिया था हम दूसरे विषय में। अब बीच बीच में अब ग्राहक भी तो आ रहे थे, उसको भी मनोहर अब खाने को हैंडल कर रहा था। आखिरकार रात का 11 बज गया ना, और तब हमने मनोहर से पूछा कि घर पर चलोगे ना आज। तब वो कहने लगा कि नहीं भाई, मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे तो रात में ही रुकना था। जबकि वो लोग 11 बजे के बाद ढाबा को बंद कर देते थे, क्योंकि उस रोड पर रात में अब ज़्यादा चहल पहल नहीं होती थी। और इसके बाद सुबह में 7 बजे वो लोग ढाबा खोलते थे। मैं वही बात कह रहा था कि भाई, जब ढाबा तुम्हारा 11 बजे बंद हो जाएगा, तो फिर इस जगह पर रुक के फ़ायदा क्या है। चलो घर पर चलते हैं, अब वहाँ आराम करेंगे और कुछ बात भी तुम्हारी करेंगे, सुनेंगे। ऐसा ही हम क्या करते थे। लेकिन मनोहर बिल्कुल मना कर दिया और कहने लगा नहीं भाई, मैं जा नहीं पाऊंगा, तुम चले जाओ। अब रात को 1.5 किलोमीटर का सफ़र, और भी पैदल, और उस कच्ची सड़क पर मुझे नहीं हो पाया। मैं कहने लगा कि नहीं मनोहर, मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर तुम यहाँ सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगा। मनोहर मुझे बार बार कहता रहा कि नहीं दिलीप तुम जाओ, दिलीप तुम जाओ, घर पर जाकर आराम करो, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। देख रहे हो ना, ये रोड का ढाबा है, तुम्हारा नींद यहाँ पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं भी जिद पर अड़ चुका था। मैं कहने लगा कि भाई, जहाँ तुम रहोगे वहीं तो रहूँगा। खैर छोड़ो, अब मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। आखिरकार उस ढाबा को 11 बजे के बाद में बंद कर दिया गया। अब जो 2-3 लड़के रखे हुए थे, उनके लिए तो एक अलग कमरा बना हुआ था, भंडार रूम, जहाँ पर सब्जी वगैरह स्टोर किया जाता था। और वहाँ पर वो लोग दरी बिछाया हुआ था, और वहाँ अपना खा पी करके आराम करते थे। अब सुबह 7 बजे अब काम से लग जाते थे ना। और जो मनोहर थे ना,
अब वहाँ पर 3 रूम था और सब में किसी में अनाज, किसी में आटा, ऐसे स्टोर रूम बनाए हुए थे। कोयला वगैरह सब रखा हुआ, लकड़ी रखा हुआ था। उस टाइम में वहाँ पर लकड़ी के चूल्हे पर ये जो कोयला वाला होता है ना, उसी पर खाना बनता था वहाँ पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो एक कमरे में मैं ताला बंद देखा। ऐसे ही स्टोर था, पहले मैं देखा था और वो खुला रहता था, लेकिन मैं उस पर बड़ा मोटा सा ताला लगा हुआ देखा, वो भी नया ताला। मैं कहने लगा कि इस कमरे में ऐसा क्या है कि ताला बंद किया हुआ है, क्योंकि मैं इस ढाबे में अब आता जाता रहता तो मुझे पता था। और तब मनोहर कहने लगा कि नहीं, इसमें कुछ सामान रखा हुआ है, इसलिए हमने बंद किया हुआ है। खैर, बात खत्म हो गई थी। और इसके बाद हम काउंटर के पास ही अपना बिस्तर जमीन पर बिछा लिए थे और दोनों भाई अब वहीं पर आराम करने लगे। हम कुछ देर तक तो बातें करते रहे और तब मनोहर बार बार घड़ी देख रहा था। 12 बजने को आ रहे थे और तब वो कहने लगा कि अरे भाई दिलीप, अब सो जाओ, देखो सुबह हमें उठना है 7 बजे। तो मैं तो कहूँगा कि तुम अब नींद लो, अब मुझे भी है थकान ज़्यादा हो रही है, मैं भी सो रहा हूँ। और इसके बाद कुछ ही देर में मनोहर तो खर्राटे भरने लगा था। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक तो नई जगह थी और वो भी रोड के किनारे। जब भी कोई ट्रैफिक गुजरती ना, तो जो मुझे झपकी आती ना, वो भी उड़ जाती थी। अब मैं सो नहीं पा रहा था, लेकिन मैं अपना आंखें बंद किए हुए था और कुछ अपने बारे में, भविष्य के बारे में सोच रहा था। और उसी ख्यालों में खोया हुआ आंखें बंद किए हुए, और करीब करीब 12:30 से ऊपर का वक्त हो चुका था। वहां पर रोशनी जल रही थी, ऐसा नहीं था कि अंधेरा किया हुआ था। मेरे बगल में मनोहर सोया हुआ खर्राटे भर रहा है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मनोहर उठ रहा है। अब मैं अपनी थोड़ी सी आंखें खोल के देखा कि वास्तव में मनोहर अब उठ चुका है बिस्तर से। लेकिन जिधर बाथरूम था ना, जाना तो उसको उधर चाहिए था, लेकिन वो बाथरूम की साइड नहीं जा रहा था। जिस तरफ में वो कमरे बने हुए थे, जहां स्टोर था, जिस स्टोर में ताला बंद था, नया सा बड़ा सा ताला लगा हुआ था, और उस तरफ जाने लगा। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि अभी तो ये खर्राटे भर रहा था और कुछ ही देर में ये उठ गया। और फिर अगर बाथरूम वगैरह लगा होगा तो बाथरूम तो दूसरी साइड में है, ये तो स्टोर की तरफ जा रहा है, वहां क्यों जा रहा है, वो भी आधी रात के वक्त में। अब मेरे मन में तो शंका काफी दिनों से चल रहा था। और इसके बाद जब मैं मनोहर गया ना, तो मैं भी अब उठ चुका था। मैं कुछ देर तक तो ऐसा ही देखता रहा कि मनोहर कहाँ गया, लेकिन जब वो लौटा नहीं ना, तब मेरा शंका जो था ना, गहरा गया था। अब मैं भी उठ करके अब उसी स्टोर की तरफ चल पड़ा। जब गया ना, तो देखता हूं कि ये स्टोर का जो बड़ा सा ताला लगा हुआ था, वो खुला हुआ है और वो दरवाजा अंदर से बंद है, और उसमें कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई स्त्री एक पुरुष आपस में बात कर रहे हो। ऐसा ही मुझे लगा। मुझे संदेह हुआ कि जरूर मनोहर कोई लड़की को पटा रखा है और लड़की इसी कमरे में थे, और तभी मेरे सामने मैं वो ताला बंद किया था। मुझे उस वक्त में ऐसा ही लगा था, मैं इसके बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं पाया था। मुझे तो ये बस यही लगा था कि मनोहर किसी लड़की के साथ में है और इस कमरे के अंदर में। फुसफुसाहट भी सुनाई पड़ रही थी, लड़की का फुसफुसाहट, और फिर मनोहर की आवाज़ भी, वो भी धीरे धीरे मुझे सुनाई दे रही थी। मैं उस दरवाजे पर आकर के चुपचाप खड़ा हो गया था और सब कुछ सुनने का कान लगा करके दरवाजे पर कोशिश कर रहा था कि अंदर में क्या मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही अंदर हो रहा है। लेकिन जो आवाज़ आती थी ना, तो मुझे और संदेह हो चुका था। अब तो मुझे पक्का कन्फर्म हो चुका था कि मनोहर इस घर में कोई लड़की है जिसके साथ वो बातचीत कर रहा है, प्रेम कर रहा है। ऐसी ऐसी आवाज़ें मुझे अब सुनाई पड़ी थी। अब वाकई में मनोहर तो बड़ा छुपा हुआ रुस्तम निकला।
मैं मन ही मन अब उसको कोस रहा था कि देखो मैं इतना पूछता रह गया, ये कुछ भी नहीं बताया। ये इसलिए क्यों नहीं बता रहा था? हम तो आपस में कभी कोई बात को छिपाते नहीं थे। मेरे जीवन में कुछ भी घटा है जो मैं सब कुछ अपने मनोहर को बता दिया था कि मेरे किस लड़की से दोस्ती हुई है, किससे मेरी दोस्ती चल रही है, किससे छूट चुकी है, और सब कुछ मैं उसको शेयर करता था। लेकिन अपने बारे में मनोहर, देखो ना, ये बात भी छुपा गया। अब मैं एक तरह से गुस्से में था। अब उस जगह पर मैं क्यों खड़ा हूं? अब तो मुझे जानकारी मिल चुकी थी। अब मैं अपने बिस्तर पर आकर के लेट गया। लेटते ही सब कुछ अपने दिमाग में अब बिठाने लगा कि अंदर क्या हो रहा होगा। जरूर मनोहर उस लड़की के साथ में प्रेम कर रहा है। आखिर वो लड़की है कौन जिसकी आवाज मुझे सुनाई पड़ी थी? खैर, मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। आज जब मेरी आंख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। मनोहर मुझे उठा रहा था। अरे उठ जा दिलीप, देख 7 बजने वाले हैं, अब हम ढाबा खोलने वाले हैं। लोग बाग सुबह सुबह चाय नाश्ते के लिए पहुंच जाते हैं। उठ जा उठ जा। अब मैं कहूँगा तो गांव में चला जा, गांव में नहा धो आराम कर, और फिर दोपहर के बाद में आ जाना। फिर हम बातें करेंगे ना जब खाली समय होगा मेरे पास में। मैं उठ चुका था। मैं मनोहर को देखा था। उसके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वो चेहरा उसका जब मैं पहले देखा था तो एकदम लाल लाल नजर आता था उसके गाल, लेकिन वही गाल अब आजकल सूखे आम की तरह मुझे लग रहा था, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ। चेहरे पर वो जो चमक पहले थी ना, वो चमक खत्म हो चुकी थी। आंखें बिल्कुल अंदर धसी हुई लग रही थी। मैं उसका जब चेहरा देखा ना तो मुझे यकीन हो चुका था कि ये प्रेम चल रहा है ना, इसी वजह से इसके साथ में ये सब हो रहा है। हाँ, मैं उस टाइम उससे पूछना भी चाहा कि मनोहर मुझे 2 मिनट दे, कुछ तेरे से अकेले में बात करनी है। हाँ, तब वो मुझे अब एक तरह से मुस्कुराते हुए कहने लगे, नहीं इस वक्त नहीं, ढाबा खोलना है, 7 बजने वाला है, अब मेरे पास वक्त नहीं है। अब तू जा गांव में जाके नहा धो और वहाँ नाश्ता पानी कर, दोपहर में आ जाना, अब फिर हम बात करेंगे। अब मैं क्या करता? आ गया मामा के घर पर, नहाया धोया, और इसके बाद मैं दोपहर में फिर ढाबे पर आ चुका था। उस टाइम लंच का जो टाइम था वो बीत चुका था। लोग बाग जितने खाना खाने थे वो खा करके अब चले गए थे। इक्का दुक्का अब लोग टेबल पर बैठे हुए, और वो भी ड्राइवर थे, खाना खा रहे थे। एक तरह से मनोहर जो था ना खाली बैठा हुआ था। अब मैं उसके पास में था। मैं मनोहर को अब चेहरा घूर रहा था, देख रहा था। मनोहर से पूछ रहा था, अरे तेरा चेहरा इतना क्यों उदास हो गया? तेरी तबीयत तो सही है ना? अब मनोहर मुझे देख के कहने लगा, मुझे क्या हुआ, जैसा पहले था आज भी हूं। तब मैं उसको रोका कि नहीं मनोहर, तेरा चेहरा सूखे हुए आम की तरह हो चुका है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आईना सामने है, बात बेचन पर आईना लगा था, नहीं जा करके उसमें चेहरा अपना देख। पहले में और अब में तेरे को साफ फर्क नजर आएगी। आंखें देख तेरी धसी हुई नजर आ रही है, काले काले मुझे निशान से भी दिख रहे हैं। ये सब कमजोरी के निशान हैं। जरूर तेरे साथ में कुछ चल रहा है मेरे दोस्त, तू बता नहीं रहा मुझे। लेकिन वो हंस पड़ा, फीकी मुस्कुराहट, हंसते हुए कहने लगा, अरे तेरे से मैं कोई बात छिपाता हूँ आज तक? क्या छिपाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, सब कुछ सामान्य सा है जैसा हमेशा था। तू तो जानता है मेरे जीवन में कोई लड़की भी आई नहीं है। अब तू शहर में रहने वाला, अब तेरे पास तो बहुत दोस्त मिल जाती हैं, लेकिन हम लोग गांव खेड़ा का रहने वाले हैं। अब यहाँ पर हम किससे दोस्ती करें? देख, पिताजी के गुजरने के बाद मेरे पास अब वक्त ही कहाँ बचता है कि इस झमेले में पढ़ूं। नहीं नहीं दोस्त, मैं ऐसा कभी कोई लफड़े में पड़ा नहीं हूँ। मैं अब उससे कोई विशेष पूछना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखा था उस रात में। उस जो कमरा था जिसमें ताला बंद था, और उसमें लड़की से बात कर रहा था, प्रेम कर रहा था। मैं बहुत देर तक दरवाजे पे खड़ा और उनकी सब बातें सुनता रहा।
हाँ, ये मेरे से झूठ बोल रहा था। मुझे अब लगने लगा कि मैं बोलूंगा ना तो ये विश्वास करेगा भी नहीं, मेरी बात को मानेगा भी नहीं। मुझे ही झूठा करार दिया। हाँ, मैं उस कमरे की तरफ 2 बार जा चुका था। हाँ, वही ताला उसमें लगा हुआ था, नया सा बड़ा सा ताला। क्या उसके अंदर वो लड़की अभी भी है? अंदर ही रहती है वो बाहर नहीं निकलती है? मनोहर छिपा के रखा हुआ है? मुझे तो ऐसा ही लगा। अब मैं कोई बहाना ढूंढने लगा कि मैं उसकी चाबी लूं और उस दरवाजे को खोलकर देखूं कि वाकई में अंदर कोई है कि नहीं है। अब मुझे तो पक्का यकीन था कि उस कमरे में जरूर लड़की है, जो मैं रात को आवाज सुना था। अब मेरे पास में कोई खास बहाना तो नहीं था, लेकिन मैं चाबी जरूर मांगा कि अरे मनोहर भाई, जरा वो कमरे की चाबी देना, मेरे को नींद आ रही है। मैं थोड़ा वहाँ एकांत है ना, अब वहाँ पर बिस्तर बिछा करके थोड़ा देर आराम करूँगा। अब यहाँ तो भीड़ भाड़ हो रही है। वो छट से चाबी मुझे पकड़ा दिया। अब मुझे लगा कि वो चाबी देने में आनाकानी करेगा, लेकिन वो कोई आनाकानी नहीं किया। जब मैं चाबी लिया ना, तब फिर मैं उसकी तरफ मुड़ के देखा सवालिया निशान से, लेकिन वो मेरी सवाल को समझ ही नहीं पाया। मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अरे यहां से बिस्तर मत ले जाना, बिस्तर उसमें लगा हुआ है, जाके आराम कर ले। वाकई में मैं चल पड़ा था। ताला खोला, दरवाजा खोला ना, तो मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुझे लगा कि अंदर जरूर वही लड़की होगी जिसकी आवाज मैंने रात में सुना है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता हूं, उस कमरे में कोई लड़की नाम की चीज ही नहीं थी। बिल्कुल कमरा खाली था। हाँ, कुछ सामान जरूर रखे हुए थे। हाँ, सबसे कमाल का सामान था एक कोने में एक मटका, पुराना सा मटका, और उसके ऊपर में ढक्कन रखा हुआ था। हाँ, ढक्कन पर कुछ और चीजें जैसे पूजा पाठ का होता था, हाँ वैसे उस पर रखा हुआ था। मैं हर कोने में देख लिया, लेकिन वहां लड़की थी नहीं। बिस्तर जरूर बिछा हुआ था। हाँ, मैं उस बिस्तर पर लेट भी गया था, इसी बहाने तो मैं आया था। हाँ, लेट करके मैं सोच विचार में डूब गया कि आखिर जो मैंने सब कुछ रात को सुना था, महसूस किया था, वो क्या मेरे कानों का भ्रम है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं काफी देर तक दरवाजे पर कान लगाए खड़ा रहा। हाँ, मैं एक एक बात उनका सुना हूं। सारी फुसफुसाहटें उस लड़की की मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी, और मनोहर का भी। वो दोनों रात में प्रेम कर रहे थे। अब मैं कैसे भूल सकता हूं? लेकिन यहां तो कोई था नहीं। खैर, मैं यही सोचते सोचते उसी बिस्तर पर अब सो चुका था। नींद आ चुकी थी। आज जब नींद में मुझे सपना आने शुरू होगा, दिन के वक्त में, दिन की बात बता रहा हूं। मैं जैसे सपने में गया ना, तो मुझे यही लगा कि मैं इसी कमरे में सो रहा हूं। ये कमरा इस कमरे से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और सब कुछ वैसा ही रखा हुआ है। मटका रखा हुआ है, उसमें ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, पूजा पाठ का सामान रखा हुआ है। और वहां पर उसी मटके के पास में एक सुंदर सी सफेद कपड़े में लड़की खड़ी है। और वो कभी मटके का ढक्कन, पूजा पाठ का सामान उठाती है, और फिर उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। अचानक उसकी नजर मेरी तरफ पड़ती है, और वो डर जाती है मुझे देख करके। अब फिर घबराई हुई अब इधर उधर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो छुप नहीं पाती है। मैं उसको पीछा करता रहता हूँ कि तुम हो कौन? तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम मनोहर का कोई दोस्त हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की मुझसे डर रही है, डरती इधर से उधर भाग रही है, कहीं छिपने का स्थान ढूंढ रही है, लेकिन वो स्थान नहीं मिल रहा है। छुपे तो कहाँ छुपे। अचानक उसी मटके के पास में आती है, ढक्कन उठाती है, और उस मटका के अंदर में जिसका छोटा सा मुंह है, और उसमें वो पूरा शरीर समा जाती है। और इसके बाद वो लड़की उसी मटके में जैसे कैद हो जाती है, जैसे उसी मटके में अब समा चुकी हो। मुझे नजर ही नहीं आती है। उस सपने को देख करके
जिस सपने में सब कुछ चल रहा था ना, मैं सपने में भी हैरान रहा था कि उस छोटे से मटके के अंदर मैं कैसे समा सकती है। अब मैं जब उस मटके के पास पहुंचता हूं, उस ढक्कन को हटाने की कोशिश करता हूं, तो वो ढक्कन से मुझसे उठ नहीं पाता है। मैं ताकत लगाता हूं, लेकिन तभी भी वो ढक्कन मुझसे उठता नहीं। अब फिर मेरी अचानक नींद टूट जाती है। नींद टूटती है ना, तो मेरा शरीर पसीने पसीने हुआ पड़ा था। ना जाने क्यों, दिन का टाइम था, रात होती तो बात कोई और था। इसके बाद मैं उस मटके के पास पहुंच गया था। हाँ, मैं देखना चाहता था कि वाकई में जो सपना मैं देखा था, कहीं कोई भूतनी तो इस घर में नहीं है। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जरूर यहाँ पर कुछ चल रहा है। आज ना तो पहले मेरे मामा बताएं, हाँ ना मनोहर बता रहा है। ये चक्कर क्या है? मैं आवाज रात में जरूर सुना था, वो आवाज इसी लड़की की होगी, लेकिन इस मटका के अंदर में कैसे चली गई? मैं सपने में सब कुछ देखा था। अब सपना तो सपना ही होता है, लेकिन जब मटके के पास मैं उस ढक्कन को हटाने की कोशिश करने लगा ना, तो वाकई में ढक्कन मुझसे उठ नहीं रहा था। जैसे लग रहा था कि अंदर से किसी चीज से चिपका दिया गया हो, चिपका हुआ हो। अब वो मैं काफी कोशिश किया। अब मुझे लगा ना कि ज्यादा जोर लगाऊंगा ना तो कहीं कुछ टूट ना जाए, या तो ढक्कन टूट जाए या फिर मटका टूट जाए। अब फिर मैंने छोड़ दिया। ऐसा क्या था उसमें, क्यों मटका बंद था? इसके बाद मैं अब ढाबा में आ चुका था, आंख मलते मलते। तब मनोहर बोला कि हाँ आराम कर लिए दिलीप? मैंने बोला हाँ भैया, आराम तो हो चुका है, मैं चाय पीऊंगा। अब फिर मनोहर मेरे लिए चाय बना चुका था। अब मनोहर कहने लगा कि ऐसा करो, घर पर जाओ भाई, अब घर पर जाके आराम करो। तूने रात यहाँ पर व्यतीत किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पर घर वाला मजा थोड़ी मिलेगा, यहाँ जमीन पर हम सोते हैं। अब तुम जाओ, खाट है वहाँ पर, आराम करने का सुविधा भी है। तुम रात यहाँ क्यों काली करोगे, निकल जाओ। लेकिन मैं घर जाना नहीं चाहता था। मैं उस चीज को अपने नजरियों से देखना चाहता था कि आखिर आज भी तो मनोहर जाएगा उसी घर में। मुझे पक्का यकीन था कि जिस रात में, जैसे कल की रात में मनोहर ने किया था, अब वैसा ही करेगा। वही हुआ। 11 बजे के आसपास ढाबा बंद हो गया, क्योंकि रोड पर आवाजाही बिल्कुल थम सी जाती थी। इक्का दुक्का कोई वाहन उस रोड पर निकलता था। अब बिल्कुल सून सपाटा वो रोड हो जाता था। आखिरकार जब 11 बजा ना, मेरे बगल में अब जैसे कल की रात सोया हुआ था मनोहर, वैसे ही सोया हुआ था, खराटे भर रहा था। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे मैं झपकी लेने की कोशिश करता, कोई ना कोई बाहर गाड़ी अब निकल जाती फराटे भरते हुए। अब फिर मेरी नींद उचट जाता था, तो मैं सो ही नहीं पा रहा था। अचानक एहसास हुआ कि मेरे बगल से अब जो मनोहर था बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। तभी मैं सतर्क हो गया था। मैं थोड़ा सा आंख खोल करके देखने लगा कि मनोहर कहाँ जा रहा है, क्या बाथरूम जा रहा है या फिर उसी कमरे की ओर। तब मुझे हैरानी हुई कि बाथरूम नहीं, उसी कमरे की ओर चल पड़ा था। काउंटर के पास चाबी रहती थी और चाबी भी उठा लिया था। मतलब आज उसी घर में वो जाएगा, कल की रात की तरह। मैं उसके पीछे लग चुका था। पहले तो मनोहर इधर उधर देखा, मैं ऐसी जगह पर छिप गया कि वो मुझे देख नहीं पा रहा था। दरवाजा खोला और इसके बाद झटके से अंदर चला गया था। दरवाजा अंदर से बंद हो गया। मैं दबे पांव उस दरवाजे पर अब खड़ा हो गया था। फिर वो फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थी, जैसे पिछली रात में हुई थी। अब जैसे कोई लड़का लड़की आपस में बात कर रही हो, प्रेम करने की कोशिश कर रही हो। मुझे सब कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा था। इस बार मैं मनोहर को अब रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। यही तो मौका मेरे पास में था। मैं एक तरह से सरप्राइज कर देना चाहता था अब मनोहर को। मैं ऐसा ही था, उत्पाती किस्म का लड़का था, क्योंकि मनोहर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। अगर वो प्रेमिका उसकी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया। मैं जो अपना हर एक चीज उसको शेयर करता हूँ और वो
मुझे भी बताना चाहिए। इस चीज़ से मैं गुस्से में था। जब फुसफुसाहटें कमरे में तेज हो गई ना, इधर मनोहर की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और उधर एक लड़की की भी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। मेरा खून खौल रहा था। मैं तो बदला लेने की कोशिश करने लगा था कि आज मनोहर को रंगा हाथ पकड़ दें, और वही मैंने किया। दरवाज़ा ढकेला तो अंदर से बंद था और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मनोहर अब आवाज़ लगाने लगा, कौन है बाहर में? जाओ, जाकर सो जाओ, मैं सुबह में निकलूंगा इस घर से। अब फिर उस कमरे में सन्नाटा सा पसर गया, लेकिन मैं यहाँ रुकने वाला नहीं था। मैं बार बार दस्तक करता और तब मुझे बोलना पड़ा कि मनोहर, मैं हूँ दिलीप। मुझे उस जगह पर अकेले डर लग रहा है। ना जाने तू कब उठ के चला आया, और तब मैं यहाँ पर आया तब पता चला कि तू अंदर है। दरवाज़ा खोल भाई, मुझे भी अंदर आना है, मुझे तेरे पास ही सोना है। और तब मनोहर कहने लगा कि नहीं भाई, तुम उसी जगह पर जाओ, वहीं आराम करो, और कुछ देर के बाद मैं वहीं पर आ जाऊँगा। लेकिन मैं भी अपना जिद पड़ा हुआ था। कहने लगा नहीं भाई, दरवाज़ा तो अभी खोलना पड़ेगा। और इसके बाद हमारी अब मनोहर की अब एक तरह से बहस होने लगी थी। मुझे बार बार समझाता कि नहीं, इस जगह पर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम वहीं पर जाओ। लेकिन मैं भी जिद्दी था, जिद पर अड़ा हुआ। कहने लगा कि नहीं, जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे अब मैं तुम्हें देखूंगा नहीं, तब तक फैसला नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार मनोहर ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मैं अंदर पहुंच चुका था। अब मैं देखने लगा कि वो लड़की कहाँ है जिसे अभी मनोहर बात कर रहा था। लेकिन पूरा कमरा छान मार रहा, लेकिन कहीं भी लड़की नहीं आई। हाँ, वो पुराना मटका आज भी कोने में रखा हुआ था और वो ढक्कन आधा हटा हुआ था। मेरे मन में संदेह आ चुका था कि मैंने सपने में ऐसा कुछ देखा था, उस सुंदर लड़की को इसी मटके में जाते हुए। मैं उस जगह पहुंच गया और तभी मनोहर चिल्लाने लगा, तू उस मटके के पास से हट जा, वो पूजा का मटका है, वहां पर तुझे जाना नहीं चाहिए, जल्दी आ, अब हट यहाँ से, मेरे पास में आ। चिल्लाने लगा मनोहर। लेकिन मैं उसकी चिल्लाहट से बिल्कुल नहीं डरा। आधा ढक्कन जो खुला हुआ था और मैं उस ढक्कन को अपने हाथ में पकड़ करके अब पूरा का पूरा हटा दिया। अब मैं अंदर झांकने लगा, लेकिन मटके के अंदर में बिल्कुल अंधेरा था, कुछ सूझ नहीं रहा था, जबकि उस कमरे में लाइट जला हुआ था। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? उस मटके के अंदर जैसे सूरज तक का प्रकाश तो नहीं था, हाँ बिजली का लट्टू का प्रकाश जरूर था। ये क्यों नहीं पहुंच रहा है? उस मटके में इतना अंधेरा क्यों हुआ पड़ा है? और तभी मैं बिना सोचे समझे अपना हाथ अब उस मटके के अंदर डाल दिया था। और जैसे ही हाथ डाला ना, तो मुझे लगा कि मेरा हाथ को किसी ने पकड़ लिया है। और इसके बाद मैं डर चुका था। जैसे ही अब मैं डरने के चिल्लाने लगा, जैसे मेरे कोई हाथ पकड़ लिया है, मैं मनोहर को कहने लगा, अरे मनोहर, मनोहर, मुझे ये देख, ये देख। डर चुका था, मेरे मुंह से सही मायने में आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मुझे क्या। मनोहर कहने लगा, क्या हुआ, तूने उस मटके में क्यों हाथ डाला? वाकई में मटका से मैं हाथ खींच रहा था, लेकिन हाथ तो किसी ने पकड़ रखा था, हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। मनोहर आ चुका और फिर वो मटके में हाथ डाला, और जैसे ही हाथ डाला ना, तो मेरा हाथ जैसे किसी ने पकड़ रखा था अपने पंजे से, और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। मटके में मैं अब कोई नज़र भी नहीं आ रहा था, पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था उस मटके में। अब बाहर में रोशनी थी, और तभी भी इतना अंधेरा क्यों था मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन जो हालात मेरे साथ में हुई ना, मैं बेहद डर चुका था। अब मनोहर कहने लगा, तेरे को मना कर रहा था ना कि देखो वो पूजा का सामान है, उसमें कोई ना कोई होगा देवता पितर, तुम्हें उस जगह पर तुम्हें हाथ लगाना नहीं चाहिए था। अब हो गया, तुम यहाँ से भाई घर चले जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो, नहीं तो मेरा काम सब रुक जाएगा। अब मैं तो डरा हुआ था। अब बाकी मैं इतना समझ चुका था कि जरूर वही लड़की होगी जिसको मैंने सपने में देखा था, और उसी ने मेरा हाथ पकड़ करके अंदर खींच रही थी ताकि मैं उस मटके के अंदर समा जाऊं।
हाँ, वो लड़की ना जाने में कौन थी, हाँ मेरे साथ क्या सलूक करती। मैं तो बेहद खौफ में था, लेकिन मैं उस जगह से गया नहीं। अपने आप को संभालने लगा कि चलो अभी तो नहीं, लड़की नजर आई, फिर हम देखेंगे, फिर अब देखेंगे, मौका कब मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता था। हाँ, फिर मनोहर मुझे लेकर के अब दरवाजे से अब बाहर आ चुके थे, अपने पुराने बिस्तर पर जहाँ हम दोनों सोए हुए थे। हाँ, मनोहर कहने लगे, देख तूने बहुत बड़ी गलती की, तुझे ऐसे इस मटके में हाथ नहीं डालना चाहा। वो उस मटका को हम लोग और मेरे पिताजी पूजा करते थे। हाँ देख तेरे साथ में क्या सलूक हुआ। मैं कहने लगा कि मेरा हाथ को किसी ने पंजा न पकड़ लिया था। ऐसे मटके में कैसे कोई रह सकता है, कोई देवी देवता कैसे उसमें आ सकता है। देवी देवता हो तो चलो मान लेते हैं, लेकिन मेरा हाथ किसने पकड़ा था। मनोहर समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, बात को घुमाने को, कि तेरा बहन था और मैं भी तो हाथ डाला था, तो मेरा हाथ किसने क्यों नहीं पकड़ा। जरूर तेरा मन का वहम है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं कड़ी से कड़ी जोड़ता चला गया कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, कौन है उसमें, उस मटके में। तब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि वो कोई लड़की है और वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो जरूर कोई भूत प्रेत है, कोई आत्मा है। इसी वजह से मनोहर का ये हाल हुआ पड़ा है। गाल सूखे आम की तरह, पिचके आम की तरह दिखाई दे रहे हैं, आंखों में गड्ढे पड़ चुके हैं, काला काला निशान दिखाई दे रहा है। अब मनोहर का हाल तो बिगड़ता जा रहा है, लेकिन मनोहर अपने शरीर को शोध नहीं ले रहा है। हम सो चुके थे बिस्तर पर, लेकिन मनोहर से मैं पूछ रहा था कि भाई मैं उस जगह पर ऐसा महसूस किया कि उस मटके के अंदर में कोई है। तब वो मुझे डांटने लगा, मुस्कुराकर कहने लगा, तू पागल हो चुका है, ये तेरा दिमाग का भ्रम है, उस मटका में कैसे कोई हो सकता है। तू किसी इंसान की बात कर रहा है, मुश्किल है भाई, ये मन गढ़ंत तेरी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो तेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे लग रहा है कि तेरा अब डर था, डर उस मटके के अंदर बैठा हुआ था और उसी ने तेरा हाथ पकड़ा है। अरे उस मटके में कुछ है ही नहीं तो कौन हाथ पकड़ेगा, मैं भी तो डाल दिया था। अब इसी बात को बार बार रिपीट कर रहा था। खैर मुझे तो सब कुछ पता चल चुका था कि उस मटके में वही लड़की रहती है, वही चुड़ैल है। अब जैसे तैसे मैंने वहां पर रात बिताया। अब फिर मैं अगली सुबह अपने गांव निकल गया था। ये बात मैं अपने परिवार में बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि उनका पर्सनल मामला था। अब मैं अपने परिवार को बता ही नहीं पाया। खैर महीना दिन से कम, मतलब 20-25 दिन के बाद ही मुझे वो खबर मिली कि मनोहर हॉस्पिटल में भर्ती है, तबीयत उसका अचानक बिगड़ गई है। जैसे मामा जी के साथ हुआ था ना, वैसे ही मनोहर के साथ अब हो चुका था। इस बात का मुझे अंदेशा तो हो चुका था। जो चीज मैंने उस घर में महसूस किया था, उस मटके के अंदर में, वो जरूर वो ही लड़की थी, जो प्रेतनी हो या पिशाचनी हो या फिर भूत प्रेत हो या फिर आत्मा हो, होगी तो जरूर। उसी लड़की के करामात है कि आज मनोहर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ पड़ा। मुझे बड़ा इस चीज को बड़ा तकलीफ था। मैं अपने मामा जी की तरह अब मनोहर को खोना नहीं चाहता था, मैं उसको बचाना चाहता था। अगर उसके साथ में कुछ हो जाता ना, तो मामा जी की घर बार पूरी तरह से चौपट हो जाती। अब मैं यही सोच करके अब मनोहर के पास हॉस्पिटल में पहुंच गया था। वाकई मनोहर के अब बाजू में वो पानी चढ़ रहा था, ग्लूकोज लगाया गया था। मैं मनोहर को देख रहा था, आंखें हल्का खुला हुआ था और छत की तरफ खुल रहा था। मैं उसकी शक्ल देख करके मन कहने लगा कि जरूर उसी भूतनी का असर है, इस भूतनी के चक्कर में ही ये फंसा हुआ है। दवा दारू चल रही थी, सब कुछ इलाज चल रहा था, लेकिन उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। बिल्कुल कभी पूरा आंख खोल देता था, छत की तरफ देखता था, फिर कभी आधी खुली आंखों से ऐसे ही घूरता रहता था। कौन उसके पास में आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको कोई भी अब खबर नहीं होती थी।
जैसे वो बेहोशी की अवस्था में। मैं मन ही मन अब सब कुछ सोच के आया था कि अपने भाई को मैं जरूर बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए मैं सब कुछ पहले से तैयारी कर रखा था। मैं एक तांत्रिक के पास में गया था और उसको बताया था ये बात। अब मैं उसी तांत्रिक को अब लेकर के आ चुका था। जब तांत्रिक उस जगह पर बेड के पास पहुंचा ना, आज जो मेरे मामा के परिवार के लोग थे पूछने लगे कि ये कौन है, ये तो झाड़ फूक करने वाला लगता है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्या है। और तब मैं कहने लगा कि मेरे भाई को झाड़ फूक की ज़रूरत है, इसको दवादारी की ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया ना मामा जी के साथ क्या हुआ है, यही उसके साथ भी मेरे भाई के साथ में अब होने वाला है। अगर मैं तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं करवाऊंगा ना तो मनोहर इस बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। अब फिर एक दिन वैसे ही होगा जैसे मामा जी के साथ हुआ। मेरा अपना काम करने दीजिए, आप लोग बाहर निकल जाइए। वो प्राइवेट एक रूम था, वार्ड था, तो हमें इस चीज़ की आज़ादी थी। और वो तांत्रिक बाबा थे ना, कोई ऐसा काला चोगा लाल चोगा पहन के नहीं आए थे, सफ़ेद कपड़ा ऐसे ही पहनते थे, कुर्ता पजामा, बैग लटकाए हुए थे, तंत्र मंत्र का सामान उसी बैग में था। और वो जल्दी जल्दी, वो भी अब उस जगह का मतलब टाइम का नज़ाकत समझते थे कि भाई हॉस्पिटल है, ये कोई घर तो नहीं है, जो कुछ करना है जल्दी जल्दी करें। अगर कोई डॉक्टर नर्स आ जाए तो हमें बाहर भी निकलना पड़ सकता है। इसलिए सब कुछ टोना टोटका जो भी कर रहे थे ना, जल्दी जल्दी एक लेप उसकी ललाट पर लगा दिया, पीला रंग का लेप। इसके बाद कुछ और तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे। फिर जैसे उसको बोल रहे हो, अरे बेटा आंखें खोल, आंखें खोल। अब वास्तव में ही जो मनोहर था ना, अब जो थोड़ी थोड़ी आंखें खोली हुई थी या छत की तरफ देख रहा था, अब अपने छत से आंखें खोल दिया, उस तांत्रिक की तरफ देखने लगा। तांत्रिक उसे पूछने लगे, तू है कौन, इस बच्चे के शरीर में कैसे आ गई है, तू चाहती क्या है। अब जो मनोहर था ना, आवाज उसकी लगी नहीं रही थी, खरखराती हुई आवाज। अब जैसे लेडीज की आवाज में बोल रहा था उस वक्त में। कहने लगा कि मैं इसे प्रेम करती हूँ, इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, तू मुझे रोक नहीं पाएगा, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। लेकिन तांत्रिक बाबा पहुंचे हुए व्यक्ति थे, उससे फाइट करते रहे, अपना तंत्र मंत्र करते रहे, और आखिरकार 1 घंटा का टाइम लगा था और उस पर काबू पा लिया। उस जो भी शक्ति थी अब मनोहर के शरीर में से वो खींच लिए थे, खींचकर अपने थैले में डाल चुके थे। और इसके बाद जो मनोहर था ना, बेहोशी में चला गया था, आंखें नहीं खुल रहा था। परिवार के लोग तो बाहर ही इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद अब वो अंदर भी आ गए जब काफ़ी टाइम हुआ। और जैसे ही अंदर में आकर देखने लगे कि तो आंखें बंद किए हुए पड़ा है। परिवार के लोग हम लोग से उलझ गए थे कि तुमने क्या करवाया, देखो पहले तो देख भी रहा था, अब तो ये बेहोशी में डूब चुका है, तुमने क्या कराया। दिलीप मेरा नाम ले करके अब एक तरह से मुझे कोसने लगे। तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे कि बस इसको सोने दो, आप लोगों इसको उठाना नहीं, ये बेहोशी में नहीं है, ये नींद में है। और जब इसकी नींद पूरी हो जाएगी ना, तब ये अपने आप उठेगा। और जब उठेगा ना तो इस बिस्तर पर नहीं रहेगा, अपने घर के लिए लौट जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ इस पर ध्यान दो। लेकिन लोग बाग समझ नहीं रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि तुमने तंत्र मंत्र को यहाँ करवाया, मेरे बच्चे का ये हो गया वो हो गया। मामा का परिवार ऐसा ही था। बार को समझाया कि देखो तुम लोग डरो मत, मैं जब तक यहाँ पर हूँ जब तक ये बच्चा होश में नहीं आ जाएगा, हम यहाँ पर रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, शांत हो जाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने और तांत्रिक बाबा ने अब मामा को परिवार को शांत कराया था, नहीं तो सारे लोग लड़ने मरने के तैयार हो गए थे। अब वही हुआ, 2 घंटा इंतजार के बाद अब जो मनोहर था ना, अपनी आंखें खोल दिया और आंख खोलते ही पानी मांगा कि मुझे पानी दे दो। नहीं तो वो तो बोलता चालता भी नहीं था, जैसे बेहोशी की दुनिया में डूबा हुआ हो। जब ये हरकत किया ना, पानी मांगा ना, तब परिवार के लोगों को चैन पड़ा था, और सबसे ज़्यादा तो मुझे चैन पड़ा था
कि अब मेरा भाई लौट चुका है। ये मेरा वही भाई है जिससे मैं प्यार करता था, जो मेरा जिगरी दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे की बात को अब शेयर भी करते थे। लेकिन ये हुआ कैसे? मुझे इस चीज़ की गहराई तक जाना था, लेकिन अभी ये वक्त नहीं था। खैर डॉक्टर भी आए, देखे, कहने लगे अब सही है, अब इसको आराम की ज़रूरत है, लेकिन अभी हम छोड़ेंगे नहीं। 2-3 दिन तक इसकी निगरानी करेंगे और जब लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, तब हम हॉस्पिटल से छुट्टी दे देंगे। वही हुआ। लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहे थे कि देखो बेटा, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी उसके अंदर शक्ति थी, मैं उसको अपने झोले में कैद कर लिया हूँ। तुम्हें जान करके आश्चर्य होगी कि ऐसी शक्ति थी जो उसकी जान लेके ही जाती, अगर तुम वक्त पर मुझे लेके नहीं आए। मैं पूछने लगा कि उस शक्ति का अब उस घर में कैसे पहुंची, मनोहर के पास कैसे पहुंची, लेकिन तांत्रिक बाबा नहीं बता रहे थे और कहने लगे बेटा नहीं, ये सब हम बातें किसी को बताते नहीं, तुम्हारा काम हो गया, यही काफ़ी है। मैं अब अपने गांव लौट चुका था। तांत्रिक बाबा ने बता दिया था कि अब सब कुछ सही है। अब वही हुआ। अब 2-3 दिन तक उस हॉस्पिटल में मनोहर रहा और इसके बाद घर ले गए लोग। घर पर अब आराम कर रहा था, सेवा भाव हो रहा था और कुछ दिनों के बाद में बिल्कुल सही हो चुका था। फिर अपना वही काम में जुट गया ढाबा पर। मैं 2 महीनों के बाद फिर पहुंचा था उसी ढाबे पर। अब तो चेहरा खिला खिला लग रहा था जैसे पहला था। लाल लाल गाल, हंसता हुआ चेहरा, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको देख करके। हम जैसे पुराने दोस्त थे, गले मिले, एक दूसरे की अब हाल चाल पूछ करके अब मुझे कहने लगा बैठ, चाय पिएगा या मिठाई खाएगा? मैं कहने लगा मैं चाय पीऊँगा। चाय पीते पीते मैं अब उससे कई सवाल पूछ लिया था कि मनोहर सच बताना, ये सब तेरे साथ में क्या चल रहा था? मामा जी की मौत हो गई और इसके बाद तेरा हाल भी हो रहा था। अगर मैं सही वक्त पर उस तांत्रिक बाबा को नहीं ले आता, मैं सब कुछ मनोहर को खुल्लम खुल्ला बता दिया था। उस मटके में ऐसा क्या था? मनोहर तो मेरी बात सुनकर डर चुका था, लेकिन मैं उसको हौसला दिया कि अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सही करवा दिया हूँ। वो जो शक्ति इस मटके के अंदर में थी ना, मैं जानता था और उसने ही मेरा हाथ पकड़ा था और तभी मुझे यकीन हो गया था। खैर उस बात को हम भूल जाते हैं। ये सब कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे तुम लोग चक्कर में पड़ गए थे? और तब मनोहर कहने लगा कि देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है। जब मेरा होटल नहीं चल रहा था ना, जब जो कहानी बनी थी, फकीर कोई आया था मेरे होटल पर। अब मेरे बाबूजी उस टाइम अब होटल चलाते थे और वो ठंडा खाना खाया था और इसके बाद वो श्राप दे दिया था कि जाओ तेरा होटल ठंडा ही रहेगा। और इसके बाद से हमारा, अब तुम्हें मालूम है कि कैसा मेरा होटल का हालत हो गया था। अब मेरे पिताजी बड़ा चिंता में डूब गए थे। अब ऐसे ऐसे लोगों की तलाश में थे कि किसी तरह से वो श्राप वापस लिया जाए, हमारा होटल चल पड़े। लेकिन वो बाबा को ढूंढने में बहुत कोशिश की है, लेकिन बाबा वो मिले नहीं जो श्राप दिया था फकीर बाबा। हाँ, दूसरे बाबा जरूर मिल गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब वो बाबा मिले ना मिले अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुझे ऐसी एक शक्ति दे देंगे और शक्ति अब एक बंद कमरे में रखना मटके के अंदर में, और वो शक्ति को तुम भोजन भी कराना और उस कमरे में अब तुम्हारे अलावा कोई भी जाना नहीं चाहिए। भोजन देने के बाद, अब भोजन देने के बाद उस कमरे को लॉक कर देना, सुरक्षित होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी उस कमरे में बिल्कुल ना जाए। अब वैसे ही पापा करते थे। अब वहाँ पर रात के टाइम भोजन ले जाते थे, वो रख देते थे और फिर ताला मार के चले जाते थे। और एक रात जब गए ना, जैसे ही भोजन वहाँ रख कर के वापस आ रहे थे और तभी वो शक्ति ने पापा का हाथ पकड़ के खींच लिया था। मटका में खींचना चाहती थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो हाथ छुड़ा करके और भागे थे और इसके बाद बेहोश हो गए थे। ये बात हमने जब हॉस्पिटल में था ना, जब पापा कुछ होश में आए थे और तब मैंने पूछा था और तब मेरे कानों में धीरे धीरे कहने लगे कि देख, ये सब मेरे साथ में हुआ है,
शुरू से लेके अंत तक उन्होंने बात बताया। और कहने लगे कि देख, उस मटका की वजह से हमारा होटल चल रहा है। आज जब भी तुम खाना देने जाओ ना तो सतर्क रहना। आज जब उसकी टाइम पीरियड हो जाए, वो 1 साल का टाइम था, उस 1 साल के अंदर में ही उस मटके को अब बहता हुआ पानी में डालना था, लेकिन उतना टाइम नहीं हुआ था। तब तक उस मटके को उस घर से हटाना ठीक नहीं था। अगर हटाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पापा जी का कहना था, बाबूजी का। इसके बाद बाबूजी कभी होश में नहीं आए, मर गए थे। लेकिन जो कुछ कहे थे मैं वैसे ही कर रहा था। अब मैं शाम के टाइम, रात के टाइम में जब मैं भोजन उसके लेके ले गया और मैं कमरा को सुरक्षित रखता था, नौकर चाकर को बिल्कुल खबर नहीं होती थी कि मैं उस कमरे में किस लिए जा रहा हूँ। भोजन रखता था और वैसे ही मेरे एक साथ में हुआ। जैसे ही मैं भोजन रख करके अब वापस दरवाज़ा बंद करने लगा तो दरवाजे पर एक सुंदर लड़की आके खड़ी हो गई थी। अब मैं उसको देखता ही देखता रह गया था। इसके बाद मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया ना तो सुबह हो चुकी थी। अब उस घर में कोई लड़की थी नहीं। तब मुझे पक्का संदेह हो चुका था कि उस मटके के अंदर में, जैसे बाबूजी ने बताया था, जरूर वो शक्ति ये लड़की थी। ये लड़की कोई आत्मा है। इसके बाद तो मैं बहुत डर गया था। लेकिन हर रात को अगर होटल में खाना बनता था तो भोजन देना जरूरी था। हाँ, अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं थी। अब तो होटल हमारा चल रहा था, भोजन भी देना जरूरी था। अब वैसे ही मेरे साथ में अब होने लगा। जैसे मैं जाता था, खाना देता था, इसके बाद जैसे बाहर निकलता और दरवाज़ा पर वो लड़की खड़ी हो जाती थी। अब फिर मैं होश हवास खो देता था, उस लड़की के जाल में फंस जाता था। तो ऐसे ही मेरे साथ में हो रहा था। इसके बाद अगर मैं उस कमरे में ना जाऊँ ना, अपने बिस्तर पर आकर के लेट जाऊँ ना, तो मुझे लगता था कि वो लड़की मुझे बुला रही है। मैं नींद में रहता था और तभी मुझे आदेश देती थी कि तुम आए नहीं कमरे में। अब मैं उस कमरे में ना जाने कैसे अब सोते सोते ही पहुंच जाता था, नींद में पहुंच जाता था। तो ये था मेरा हाल। मनोहर की बात सुन करके मैं सब कुछ समझ गया था। मुझे तो इस बात का पहले से संदेह था कि इस जगह पर कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मनोहर अब इस दुख से उबर चुका है। अब मैंने उसको समझाया कि ऐसे किसी चक्कर में मत पड़ना। चाहे तुम्हारा होटल चले ना चले, लेकिन किसी आत्मा को अपने होटल में बिल्कुल लेके मत आना। और वो जो मटका था ना, उसको हमने तोड़ करके दरिया में नहीं, कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया था, क्योंकि इसके अंदर से जो आत्मा थी अब तो तांत्रिक बाबा खींच के ले गए थे। और उसके बाद से वहाँ पर कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था। आज भी वो होटल चल रहा है, मेरा भाई उस होटल को चला रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। अब मेरे चैनल पर जाना ना भूलिएगा। मेरे नए चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में है। उस लिंक पर आप क्लिक करते ही मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।